मार्जिन्स पर फार्मा कंपनियों के थोड़ा सा एक असर आता हुआ दिखा है। आपने कैसे देखा सर? यहाँ से ही शुरुआत करते हैं और बिजनेस आउटलुक की बात करें हम आगे। देखिए, मार्जिन्स हमारे वैसे जो रहे हैं 30-31% एबिटा मार्जिन रहे हैं पिछले 3 साल। अगर आप देखें तो मार्जिन्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। अ, पिछले साल से थोड़ा प्रेशर आ रहा है। दो तीन कारण हैं उसके। एक तो ये है कि एनर्जी एनर्जी प्राइसेस जो है ये वॉर के कारण जो है और इसके पहले भी जो बढ़ रहे थे, उसने काफी दबाव डाला है हमारे ऑपरेशंस पे। दूसरा एक कारण ये था कि सॉल्वेंट की प्राइसेस जो है वो काफी ऊपर हो गए हैं। ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं सॉल्वेंट के प्राइसेस। और जो है ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स का जो इशू चल रहा है सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बिजनेस पे काफी प्रेशर डाल रहा है। तो लेकिन फिर भी हम 30-31% जो डिलीवरी देते रहे हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में, वो जाके एक 2% कम होगा। तो यानी 29% तक आने की हमारी अच्छी खासी आशा है। पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में भी हमने थोड़ा सा मार्जिन डिप देखा था लास्ट 2 क्वार्टर में। और इस साल भी आशा ये है कि 29 और 30% के बीच में हम मार्जिन डिलीवर करेंगे। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, ग्रोथ बहुत अच्छी है क्योंकि हमारी सारी मार्केट से डिमांड बहुत अच्छी है। यानी काफ़ी जोग्राफिक स्प्रेड अच्छा है हमारा। जापान है, ब्राज़ील है, यूएस, यूरोप और इंडिया में भी काफ़ी बिजनेस होता है। तो ये सारी मार्केट्स में हमारा जो डिमांड पैटर्न है वो बहुत ही रोबस्ट है। यानी बढ़िया है, डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रोथ तो अच्छा ही रहेगा इस साल भी। और मार्जिन जैसे मैंने बताया, एक 1.5 से 2% प्रेशर आ सकता है मार्जिन से। लेकिन हम लोग इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू मेनी अदर कंपनीज। तो जो है ना, इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वो भी हम कवर कर ही लेंगे थोड़ा बहुत एफिशिएंसी लाके। अच्छा सर, हमने देखा है कि ये क्रूड वगैरह जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो गए हैं, और फ्रेट रेट्स जो हैं वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने मिल रही है। तो ये दो मेन कंसर्न्स हैं एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका थोड़ा सा कंट्रोल में रहना हो। तो ये इनपुट कॉस्ट वगैरह जो हैं इसको कैसे देख रहे हैं आप? ऑब्वियसली हमने मार्जिन्स की बात की है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से आगे का ट्रेंड लाइन क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है आने वाले वक्त में? वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सुधर तो नहीं रही है। क्रूड के प्राइसेस तो अभी भी सब कह रहे हैं कि वही 120-130 लेवल्स पे रहेंगे। गिरेंगे भी तो 110-105 के लेवल्स पे आएंगे। और उसके कारण जो है हमारे सॉल्वेंट प्राइसेस जो है वो ऊंचे ही रहेंगे। थोड़े बहुत गिरे हैं लेकिन वो ऊंचे रहेंगे, वो हम अब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो ये जो मैंने 1 से 2 1.5 से 2% की बात की, वो ऑलरेडी कंसिडर्ड है। तो वो हम कंसिडर कर चुके हैं। जहां तक कि फ्रेट का सवाल है, हमने जो इनबाउंड फ्रेट है वो सी में कन्वर्ट कर दिया। तो एयर से लेना हमने बंद कर दिया। इनबाउंड फ्रेट यूरोप से, चाइना से, जो भी हमारा माल आता है रॉ मटेरियल। जहां तक कि आउटबाउंड फ्रेट है, एक एडवांटेज हमको ये है कि हमारी सब हाई वैल्यू एपीआई हैं। तो हाई वैल्यू एपीआई में अगर फ्रेट का कॉस्ट थोड़ा बढ़ भी जाता है तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। यानी और थोड़े से कस्टमर्स यानी अग्री कर चुके हैं हाई वॉल्यूम एपीआईज पे कि हम फ्रेट अब्सॉर्ब करेंगे। तो इसके कारण हमारा जो यानी पैटर्न है वो ये रहेगा कि या तो अब्सॉर्ब करा लेंगे कस्टमर से, या तो फिर हमने ऑलरेडी उसको फैक्टर कर लिया है और हाई वैल्यू पे इतना असर नहीं पड़ता है उसका। ठीक है सर। अच्छा, डिमांड सिनेरियो के बारे में मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। जो प्रकार के वॉलेटिलिटी और बाकी मैक्रो सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए डिमांड सिनेरियो फ़िलहाल कैसा है? और ऑब्वियसली चाइना प्लस वन थियरी जो है वो एपीआईज में बहुत ही अच्छे से काम करती आई है। इसको और आगे कितना वर्कआउट होता हुआ आप देख रहे हैं? यस सर। डिमांड सिनेरियो जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत अच्छा है। और जी। सिर्फ एक मार्केट से नहीं, सारी मार्केट से डिमांड सिनेरियो अच्छा है। और ये जो आपने चाइना प्लस वन की बात की,
वो जी। कोई ओपनली तो नहीं बोलता है, लेकिन ये बात क्लियरली आ रही है। उनकी जो ऑर्डर पोजीशन, हमको जो ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, हमको जो यानी ओवरऑल जो हमको फोरकास्ट मिल रहा है एपीआई का, जो फार्मा कंपनीज जिनके साथ हम काम करते हैं, और हर एक मार्केट में हम टॉप कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो इनकी जो फोरकास्ट आ रही है हम हमारे पास, वो क्लियरली आ रही है कि वो एपीआई का डिमांड बहुत बहुत ही बढ़िया है यानी। तो उसके कारण जो है ग्रोथ तो हम यानी अच्छी रहेगी हमारी इस साल भी। ठीक है, डेफिनेटली, तो इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सीडीएमओ है, कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, स्मॉलर पार्ट ऑफ बिजनेस से कहा जा सकता है एक तरीके से, लेकिन ये कैसे स्केल अप होगा? इसके ऊपर क्या आगे की कोई आपकी रणनीति, कोई योजना है? अभी फिलहाल हमारे पास 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो, और वो 3 कमर्शियल जी। प्रोजेक्ट है वो 8 से 9% कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी टॉप लाइन, और प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी रहती है सीडीएमओ में। एक और प्रोजेक्ट है जो इस साल के Q3 तक आने की अच्छी खासी आशा है कि वो भी कमर्शियलाइज हो जाएगा। और उसके अलावा काफी प्रोजेक्ट्स में हमारे डिस्कशन चलते जा रहे हैं कस्टमर्स के साथ पोटेंशियल सीडीएमओ बिजनेस के लिए। क्योंकि कैपेसिटी तो वही रहेगी, यानी जो हमारी जेनेरिक एपीआई कैपेसिटी है वही सीडीएमओ कैपेसिटी के लिए, सीडीएमओ बिजनेस के लिए यूज होगी। और वो कैपेसिटी में भी हम काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे हमारे 2 जो बड़े प्लांट है गुजरात में, अंकलेश्वर में और दहेज में, ये दोनों प्लांट में हम कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी सारा कर रहे हैं। तो वो जो है इस साल वो सारा कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा। और एंटी कैंसर में भी हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है कैपेसिटी बिल्डअप में। तो ये मिल मिला के जो है यानी सीडीएमओ को भी और जेनेरिक एपीआई बिजनेस को, दोनों को सर्विस करेगा। ठीक है सर। इसके अलावा जो कोविड की सिचुएशन है, ऑब्वियसली हम इससे बाहर आने की कोशिश अभी भी दुनिया कर ज़रूर रही है, लेकिन इसके रिलेटेड जो सप्लाई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। क्योंकि हमने देखा था पैक्सलोविड जो है उसको लेकर अपॉर्चुनिटीज़ देखी हमने थी। इसके अलावा मोलनुपिराविर है, उसको लेकर भी बात ज़रूर हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर। तो दोनों मॉलिक्यूल हमने जो है डेवलप तो कर लिए हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कमर्शियलाइज इस वक्त करने में कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये है कि देखते हैं, यानी अच्छा ये रहेगा कि कोविड नहीं आए वापस, तो जो है ना, और ये ड्रग बिके ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा स्थिति खड़ी होती है कि फिर जो है ना ये प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो हम लोग की तैयारी तो है। तो क्योंकि प्रोडक्ट तो तैयार है आर एंड डी में, अब मैन्युफैक्चरिंग में जो है हमको जो है वो जोर डालना पड़ेगा। तो वी आर रेडी, लेकिन ठीक है। नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि लोग 2 साल से तो काफी जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके। डेफिनेटली, तो ये बात तो हम सारे आशा ज़रूर कर रहे हैं। और जी। यासिर सर, इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट्स अब रेडी हैं ऑलमोस्ट सेल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए, रिसर्च से बाहर निकलने के लिए? और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, पाइपलाइन कैसा दिख रहा है सर यहाँ से आगे नए प्रोडक्ट्स वगैरह का? तो हमारा प्लान है वो इस साल एक 10 डीएमएफ फाइल करने का प्लान है। और करंटली जो हमारी पाइपलाइन है उसमें एक्टिवली 16 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जो है काफी रोबस्ट पाइपलाइन है। इसके अलावा जो है हमारा जो सीआईपी प्रोग्राम है, कॉस्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसमें भी एक 15 मॉलिक्यूल्स जो है उसकी कॉस्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। और उसके कारण हम जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस है उस पे हम जो है ना फोकस करके कस्टमर्स को ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाने की जो है हमेशा हमारी वो रहती है, हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो रहती है। तो फाइलिंग्स अराउंड 10 होंगे इस साल। और 16 प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने बोला वो आर एंड डी में एक्टिवली चल रहे हैं। और यानी अक्रॉस मार्केट्स हमारी यूरोप, जापान, यूएस, जितने रेगुलेटेड मार्केट्स है उसमें ठीक ठाक फाइलिंग्स हो जाएंगी ये सारे प्रोडक्ट्स की।
डेफिनेटली, तो ये बात भी है जिसे हम ध्यान में रखेंगे। और आखिर में सर, हमारा चैनल जो है वो 8 साल पूरे करने जा रहा है और गुजराती बिजनेस न्यूज़ चैनल के तौर पर एकमात्र प्लेयर है अभी फ़िलहाल मार्केट में, और 8 साल बहुत एक लंबा सफ़र रहा है। तो हमारे लिए शुभकामनाएं आपकी ओर से। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आगे चल के भी आपको बहुत कामनाएं मिले, शुभ शुभ काम करें, और कर ही रहे हैं आप लोग अच्छा काम। तो हमारी तरफ से, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको।